सो अपने आप बेसिकली को हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। हम जैसा हाँ। सोचेंगे हम वैसा ही रहेंगे। कुछ कुछ लोगों के पास जितना भी हो वो दुखी ही रहेंगे, और कुछ लोगों के पास थोड़ा भी हो वो खुशी रहेंगे। बचपन से मैं देखते आ रही हूँ, चाहे सर्दी हो, धूप हो, बारिश हो, मैंने देखा है कि आपको जो करना होता है ना आप वो करते ही हो, चाहे वो 45 डिग्री टेम्परेचर हो या खूब तेज बारिश आ रही हो। मतलब आप ना, मैंने हमेशा देखा है कि आप ना हमेशा आपको जो करना है ना वो आप करके ही रहोगे। मतलब आंधी तूफानों से कोई कोई नहीं आपको नहीं रोक नहीं नहीं, सकता। देखो, अगर आपको कुछ अचीवमेंट करना है तो उसके लिए वर्क करना पड़ो, हार्ड वर्किंग करो। दूसरा, एक तो हार्ड वर्किंग रखो, और दूसरा ऊपर वाले पे भी यह रखो कि वो आपको गाइडेंस कर रहा है और आपको उसको करने के लिए हेल्प करेगा। उस पर भी विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास प्लस भगवान के ऊपर भी विश्वास। करना तो हमको ही है, लेकिन कराने वाला ऊपर वाला है। तो ये कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कैसे करूं, क्या नहीं करूं। जो है, जो भी साधन है उसको लेके आप शुरू कर दो, और बाद में आपको ऊपर वाला सब साथ में मिलाते रहे, कुछ ना कुछ जोड़ के पूरा करवा दे। कब और कौन कब किसी को कब काम आ जाएगा ये फिक्स नहीं है। आपको मित्रता रखनी चाहिए सब लोगों में। जब आपको जरूरत पड़ेगी वो आके खड़ा रहेगा, आपको बताएगा। मेरे हम सेटिस्फाई, लोग अनसेटिस्फाई रहते हैं, लेकिन हमको जिंदगी जो करा है अभी तक जो करा, मैं अपने आप में सेटिस्फाई हूँ। दूसरा, हमारा दादी थी, वो दादी हमको बहुत मतलब प्रेरणा देती रहती थी कि कहीं जाना है तो उन्हें डरने का क्या, तुम्हारा जाओ। वो पूछते पूछते तो गंगा ही चले जाते हम लोग, तुम इतना भी नहीं जा, जाओ आप तो वो एक प्रेरणा हमको पूछते पूछते चले जाएंगे, कहाँ कहाँ पता नहीं चलेगा तो पूछ लेंगे, ऐसा करके चलेंगे। तो गुजरात पहुंच गए पूछते पूछते। बहुत थोड़ा सबक था कि करते हो, करने वालों को सब कुछ होता है, करते रहो। अपना होप मत छोड़ो, उससे ऐसा हो गया, आपको करना है ना, निकल लो, पहुंचोगे मंजिल पे, हो जाएगा काम। Hey guys, welcome back to my channel. Today we have a very special guest. Can you guess who is he? Yes, it is my papa. So he was a instrument engineer, and now he is retired and he is staying in Rajasthan. And I thought that on the special day of Father's Day, let me bring out his story. So let's welcome my papa. Hello papa, कैसा लग रहा है मेरे चैनल हेलो। पर आकर? हेलो। हेलो। क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी बेटी ऐसा कुछ यूट्यूब चैनल चालू करेगी और वो आपको बुलाएगी? नहीं, कोई इमेजिनेशन नहीं था अभी तक। सो क्या आपको खुशी हो रही है यहाँ पर आकर मेरे ऑडियंस से मिलकर? हाँ, वेरी, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस वीडियो ऑडियो। मेरे ऑडियंस को हिंदी हिंदी इंग्लिश सब मिक्स चलता है, सो आपको हाँ, जो नो नो कंफर्टेबल प्रॉब्लम। लैंग्वेज लगे उसमें आप बात कर नो सकते नो नो प्रॉब्लम। हैं। तो आप आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताओगे कि कैसी थी हाँ, आपकी क्यों नहीं जर्नी? बताऊँ। यस, आई विल टेल यू। जिस घर में पैदा हुआ वो एक सरपंच का घर था। मेरे दादाजी 17 साल सरपंच रहे। उसके बाद मेरे पिताजी 17 साल, उन्होंने भी 17 साल सरपंचगिरी करी। उसके बाद मेरे भाई साहब थे, हम 5 भाई हैं, उनमें से बड़े बड़े भाई साहब जो थे उन्होंने 17 साल उन्होंने भी पंचायत का कार्य करा। सरपंच भी था उस टाइम के। तो ये, मैं जब बचपन में था तो मेरी एजुकेशन वगैरह वैसे टाउन में हुई। टाउन में आ गया था मैं, वहाँ से पिताजी के पास से मैं जब सेकंड स्टैंडर्ड में था तब वहाँ से मुझे स्कूल जाने के लिए कस्बे में मेरे अंकल के पास भेज दिया। मेरे मेरे छोटा भाई मेरे से बहुत फाइट करता रहता था, तो मम्मी परेशान होती थी, बोले तुम दोनों परेशान करते हो तो एक भाई को तुमको मेरे को वहाँ रहने का छोड़ दिया। तो मेरा ही नंबर लगा सिटी, थोड़ा टाउन में रहने का, और वहीं से मैंने हायर सेकेंडरी पास कर ली धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते।
मेरे को एक टाइम ऐसा आया था जो हमको कोई बताने वाला नहीं था, और पढ़ाई करने के बारे में कुछ ये नहीं था कि कोई बताने गाइड करे हमको। 9th क्लास मेरे को भारी पड़ गया था, क्योंकि हम लोगों को बताने वाला कोई नहीं था, और हमारे टीचर्स भी उस कस्बे में कम ही रुकते थे। तो मैं साइंस मैथ्स लिया था, और उस सब्जेक्ट के टीचर्स अवेलेबल नहीं थे। कभी कोई एक टीचर रहता था तो दूसरा चला जाता, दूसरा रहता तो पहला चला जाता। तो इस तरह से वहाँ के एजुकेशन पूरा जैसे तैसे हमने कंप्लीट किया 9th में, फिर प्लग हो गए हम। नहीं, पढ़ाई नहीं हो पाई, बहुत मुश्किल हो गया यार, पढ़ाई नहीं हुई तो हम क्या, पूरी क्लास ही मतलब 90% लोग नहीं आगे पास नहीं हुए, खाली 10% लोग थे जो पास हुए। तो उस टाइम से हमको सबक मिला 9th में। फेल होने का एक फायदा ये हुआ कि चलो ठोकर लगने से सब्जेक्ट मिला कि अभी कुछ तो पढ़ना है, पढ़े वगैरह कुछ चलेगा नहीं। बहुत एंजॉय कर लिया है। वी हैव टू रीड, तो अगर पढ़ना है और पास होना है, कुछ करना है, तो वी हैव टू डू समथिंग। फिर किताबों में मन लगाने लगे। इस बीच में जो हमको एक टीचर मिले मैथमेटिक्स के, मेरे को साइंस मैथ्स दिलाने का, उसमें उन्होंने मेरे को गाइडेंस दिया कि वो मैथमेटिक्स के टीचर थे। तो जो हम लोगों को होमवर्क देते थे, वो अगर कंप्लीट करके नहीं लेके गए तो वो अच्छा सा दंड देते थे, मतलब एक चाटा ऐसा रसीद करते थे कि वो धन्ना जाता था माथा। तो एक बार मेरे को, एक बार लग गया उनका चाटा। तब मैं पहले घर आने के पहले घर आते ही किताब खोल के पहले उसके जो होमवर्क है वो कंप्लीट करना है, फिर हम खेलने करने जाने का जो भी करते बाद में करते। तो वो दिमाग में वो झन्ना सा रहता था, वो झापट। तो बहुत तो उससे मतलब मेरे को वो झापट ने वो सीखने को मिला कि मैं 8th क्लास में मैंने 99% नंबर मेरे को मैथमेटिक्स में आए। वो मतलब फर्स्ट क्लास, मतलब बाकी वे सब्जेक्ट मेरे उतने नंबर नहीं थे, क्योंकि हमारे पढ़ाई तो ऐसी थी। तो उसमें मैथमेटिक्स में मैं अच्छा पास होने से मेरे को साइंस मैथ्स में मेरा नंबर लगा कि चलो ये मैथमेटिक्स अच्छे हैं, इनको साइंस मैथ्स दिला। उस तरह से वहाँ पे मेरा पहला सबक मिला, और हम फिर 10th में अच्छे नंबर से कम सेकंड डिवीजन बना पाए, 56% नंबर लेके। उससे हम लोग 10th पूरी हुई, 10th का बोर्ड का एग्जाम था, बोर्ड दे दिया। उस टाइम 11th 12th होती नहीं थी, खाली 11th में हायर सेकेंडरी रहती थी। हायर सेकेंडरी में तो फिर हम पास लायक नंबर लाए। सिर्फ हमारे 50 लोगों की क्लास थी, उसमें से 7 लोग पास हुए। तो वो टीचिंग वहाँ उतना कमजोर था, पढ़ाने वाले कोई नहीं थे, तो 7 ही लोग पास हुए। मैं उसमें मेरा नंबर भी जैसे तैसे ग्रेस नंबर देके पास हुआ। अब ये ग्रेस नंबर से हम हायर सेकेंडरी करा, तो कॉलेज में एडमिशन मिलने का कोई चांस ही नहीं था। तो वो लोग, कोई किसी को ये नहीं थी कि ठीक है जो होगा तो ठीक है चले जाएंगे पढ़ने, नहीं थे। तो फिर भी हम लोग पढ़ने की तो ये थी कि पढ़ेंगे, कॉलेज जाएंगे। कॉलेज में एप्लीकेशन करने, वहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ। जुलाई का महीना निकल गया, जुलाई को 1 जुलाई से एडमिशन हो जाते हैं, क्लास स्कूल खुल जाते हैं, कॉलेज खुल जाते हैं। नहीं हुआ। फिर 5 तारीख तो हम लोग उसको देखते रहे। उसके बाद में हमारा कोई मित्र डिप्लोमा करने के लिए गए। हमारे क्लास के दो दो फ्रेंड्स थे, वो दोनों डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया, और 16 तारीख को वो गांव में सामान लेने के लिए आए थे। उस टाइम मेरे को मिले कि हमारा तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए एडमिशन हो गया। उनको वहां से गाइड मिला कि तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी होती है। वही पहली वक्त सुना, और उसमें कि कोटा जा रहे हैं हम लोग, कल निकल जाएंगे। हमने उनसे पूछा भाई एडमिशन हमारा हो जाए तो मैं भी चलूँ क्या? अरे तो अभी तो एडमिशन ही पूरे हो गए, अब क्या एडमिशन होगा, लेकिन फिर भी तुमको कोशिश करना है, तो कोई नहीं आएगा उसकी जगह में आप ले ले तो चले जाओ। एक बार कोशिश करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आप जब
डूबता क्या नहीं करता, तिनके का सारा, चलो जो मिल रहा है उसके साथ ही चल रहे। कोई बताने वाला था, अंकल से बोला तो उन्होंने कहा, ठीक है जाओ, एडमिशन लेना है कोशिश करो, हो जाए तो अच्छी बात है। पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, उन्होंने दे दिया, चलो किराया वगैरह सब लेके चला जा मैं। वहाँ डिप्लोमा के लिए गए तो वहाँ पे सारे स्टूडेंट अभी इस क्लासों में जा रहे हैं। जब क्लर्क के पास गया तो उन्होंने कहा कि आप अभी आ रहे हो, देखो क्लासें लग गई, आप देखते नहीं एडमिशन खत्म हो गई है। तब वहां पे एक मोड़ जो सब होता है जिंदगी का, वो देखने को मिला कि भाई कुछ भी है नहीं, होप ही नहीं कि अब एडमिशन होगा। तब भी हमने कोशिश करी और गए उनके पास, बोले यार फॉर्म तो दो। देखिए फॉर्म अब क्या देंगे आपका, तो एडमिशन वेटिंग में है। जो आपको वेटिंग में है वो लड़कों का पहले लेंगे, आपको थोड़ी लेंगे, इसलिए कोई चांस नहीं है। हमने कहा एक नई ब्रांच खुली है, उसमें अभी एडमिशन बाकी है, उसमें ले लो। कि उसमें आपका नहीं हो सकता है, ITI चाहिए उसमें, वो 1 साल ज्यादा कोर्स है, वो 4 साल का कोर्स है। नहीं कि कुछ भी हो यार, हमको एडमिशन लेना, आप तो हमको फॉर्म दो। तो फॉर्म नहीं दे रहा हो, फिर उन्होंने कहा प्रिंसिपल साहब के पास, प्रिंसिपल साहब से मिल लेता हूँ। जब प्रिंसिपल साहब किधर, ऑफिस किधर बताओ, वो घबरा गया एकदम। प्रिंसिपल साहब डरता था, उन्होंने कहा वहां जाएगा और मेरा को बुलाएगा, झाड़ पड़ेगी। बोले लाओ 2 रुपये मेरे को, हम दो, मैं फॉर्म ले जाओ, ये लो, फॉर्म दे दिया वो मेरे को 2 रुपये। वैसे ले फॉर्म मिला, फॉर्म ले जाके मैंने जाके भर के प्रोड्यूस कर दिया। वो बोला इतनी जल्दी लेके भी आए। हाँ बोले भर दिया। एक हाथ से फादर का था, एक हाथ से मेरा था। अरे वो फादर भी नहीं थे तो उनका भी कर दिया। और टीटी वगैरह सब ले गए तो दे दिया उनको। बोला आप आज आए ना, वो कोने में जो फाइल फाइल पड़ी है उसमें आपका फॉर्म रख दो, और मेरे को बार बार पूछने आना नहीं। सो आज 16 तारीख है, आज 3 अगस्त को आना, मेरिट बनेगी, आपका एडमिशन हुआ तो बोर्ड पे देख लेना, नाम आया कि नहीं आया, नहीं आया तो मेरे पास नहीं आना, सीधा घर जाना, और आ गया तो आप फिर मैं फीस जमा कराने जाना जाना, पर मेरे पास अभी दोबारा नहीं आना। ऐसा उसने बोला। हमको लगा कि पॉलिटेक्निक में पहली बार चलो ठीक है जो भी हुआ। 3 तारीख को फ्रेंड ने कह दिया ठीक है मैं जा रहा हूँ गाँव, अभी तो 3 तारीख को आ जाऊंगा। 3 तारीख को आने के लिए दिक्कतें बहुत थी, गाँव में रहते थे हम लोग, बारिश होने से बहुत उस टाइम पे, जुलाई अगस्त का महीना था, 3 अगस्त को जबरदस्त बारिश हुई। तो जैसे तैसे वो उस दिन वो बस भी उस दिन जाके नदी पार करने का था, वो उतर के आए दूसरे पुलिया पे से। और हम लोग 3 तारीख को जैसे तैसे 11 बजे कोटा छोड़ा उसने, तो गए पे सीधा गर्म पूछा पसीना से एकदम से तर, दौड़ते दौड़ते हम लोग पॉलिटेक्निक 10 बजे बुलाया था, 11 बज के बोर्ड पे जाके देखा, नाम है रामकिशन गुप्ता। वहां मैं पढ़ रहा हूँ, इधर उसे बोल रामकिशन गुप्ता। मैंने कहा हाँ यस सर। सीधा मुझे ऑफिस में, ऐसा पसीना वगैरह मेरा जोड़ के गया। तो वो देखते बोले कहाँ से आ रहे हो, मैं बकानी से आ रहा हूँ। तो ये सब पसीना ऐसा नहीं, मैंने कहा चले ही आ रहा हूँ सब। बस से उतर के दौड़ के चला आया। अच्छा अच्छा, आपका 8-9 नंबर में मेरा नाम था, एडमिशन हुआ। फीस लाया बोले, हाँ फीस लाया, 350 रुपये लाया हो तो उधर भरो, और नहीं लाया तो सीधा ये गेट से निकल जाओ। ये तो इंटरव्यू हुआ। फीस लाया तो जाके जमा कर दी, उन्होंने रसीद दे दिया और हो गया एडमिशन, बोला आपका एडमिशन हो गया। नहीं हुआ है तो ये सांस ली के एडमिशन हो गया। हमको बहुत खुशी हुई कि चलो कम से कम एक रास्ता तो मिला। बहुत थोड़ा सबक था कि करते हो, करने वालों को सब कुछ होता है, करते रहो, अपना होप मत छोड़ो। उससे ऐसा हो गया, आपको करना है ना, निकल लो, पहुंचोगे मंजिल पे, हो जाएगा काम। ये हमारे दिमाग एक सबक हमको मिल गया। सबक भी मिला, काम भी हुआ, दोनों काम। चलो वहीं से स्टार्ट हुई गाड़ी, डिप्लोमा हो गए। पापा तो आपको क्या शुरू से इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर बनना था या फिर कुछ और बनना था? नहीं ऐसा
विचार कुछ सही नहीं, क्योंकि हमको कोई ऐसा गाइड करने वाला नहीं था। तो उसके बाद हम लोग वो डिप्लोमा ज्वाइन होने के बाद 3 साल तो डिप्लोमा कोर्स था, 1 साल ट्रेनिंग कोर्स था। तो 2-3 साल का कोर्स कर 1975 में कंप्लीट हो गया। और 1 साल 75 से लेकर 76 तक 1 साल की ट्रेनिंग आईएल में, आईएल कोटा में पूरी करी, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग भी हो गए, डिप्लोमा सर्विस ढूंढते थे। तो सर्विस हमको मिली, फिर वो पेपर मिल में हमारे को सर्विस मिली। वहाँ पे एक सज्जन ने हमारी हेल्प करी कि वहाँ जो जगह खाली है, आप आना चाहते तो। थोड़ा इंटीरियर एरिया था, सोनगढ़ जंगल में जो पेपर मिलते हैं, जैसे जंगल में रहते हैं। वहाँ जाके हमने इंटरव्यू दिया तो वो लोगों ने मुझे जॉब दे दिया। तो जब आप पहली पहली बार इतनी दूर जाना था तो आपको डर नहीं लगा कि कैसे जाऊंगा अकेले? नहीं, वो मैं एक संघ परिवार से जुड़ा हुआ स्वयंसेवक था। तो मुझे तो हर जगह अपना घर ही लगता था, कि जहाँ भी जाएंगे संघ तो शाखा तो मिलती जाती है वहाँ पे, और वहाँ हमारे को गाइड करने वाले मिल जाते हैं। दूसरा हमारे दादी थी, वो दादी हमको बहुत मतलब प्रेरणा देती रहती थी कि कहीं जाना है तो उन्हें डरने का क्या, तुम्हारा जाओ। वो पूछते पूछते तो गंगा ही चले जाते हम लोग, तुम इतना भी नहीं जाओ आप तो वो एक प्रेरणा हमको, पूछते पूछते चले जाएंगे, कहाँ कहाँ पता नहीं चलेगा तो पूछ लेंगे, ऐसा करके चलेंगे। तो गुजरात पहुंच गए पूछते पूछते। गाइड किया हमको, उसने पूछा तो बताया उन्होंने कि यहाँ से यहाँ आ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, पहुंच गए। सर्विस भी, जॉब भी मिल गया, सब कुछ हो गया। तो दूसरा कि कब करोगी, और बड़े पीपल के बराबर हो गए तब करोगे क्या, करो, अब तुम्हारे करने की उम्र है, काम करने की उम्र है, करो। हम्म। तो दो ही प्रेरणा हमको हमारे दादी जी से मिली। इसलिए हम लोग को हौसला था, और हमारा सपोर्ट भी था, संघ परिवार दोनों की वजह से हम लोग काम पर पहुंच गए गुजरात। और गुजरात 40 साल में। आपने एक ही कंपनी में इतना टाइम बिता दिया, आपको नहीं लगा कि आपको बीच में कहीं पे, और जैसे आज के जमाने में हम तो कभी एक कंपनी में रहते नहीं है, हमें लगता है दूसरी और हाइक मिलेगी और प्रमोशन मिलेगा, दूसरी जगह ज्वाइन करते हैं। ऐसा नहीं था, हमको टाइम टाइम पे वो प्रमोशन और हमारे को जो पैसा चाहिए था वो वहाँ मिलता रहा। तो स्टार्टिंग में तो हमको अच्छा सा पैसा दिया उन्होंने, यूनियन थी हमारी। यूनियन वाले 3 साल में एग्रीमेंट करते थे, तो उसमें हमारा बढ़ोतरी मिल जाती थी। तो हमको कहीं फाइट करने जाने के लिए किसी को बोलने के लिए अपना आप पेमेंट बढ़ता था। तो इस वजह से एक तो वो था कि दूसरी जगह जाएंगे तो भी पेमेंट तो यही मिलने वाला है, इससे ज्यादा तो। और कोशिश भी करी थी हमने, पर वो इतना कुछ मतलब पेमेंट जो हमारा वहाँ बढ़ गया था, उतना पेमेंट कोई देने को तैयार नहीं। क्योंकि मैं पहली दफा जो पेमेंट ज्वाइन किया था, मेरा डबल पेमेंट था। जब लोगों को 250 रुपये मिलते थे, हम लोग 500 रुपये भी दिया उन्होंने। तो वो उस हिसाब से मेरा पेमेंट हायर साइड में था, जो कि एक मैनेजर लेवल पर मिलता था, वो पेमेंट मेरे को मिलता था। इसलिए मैं दूसरी जगह कोशिश करता तो लेसर सैलरी में नहीं जाने के लिए वहां से अपन नहीं जा पाए। और कोई कोशिश करने के बाद भी, क्योंकि वो कम बताते थे, तो वहां जा नहीं सकते थे। तो यहाँ पे अच्छा पेमेंट मिला, और फैसिलिटी सब दे रखी थी, भले वो इंटीरियर एरिया में था, थोड़ा बैकवर्ड साइड में, जहाँ पे कोई शिक्षा की व्यवस्था कम थी लोगों में। तो उन्होंने अपना मिल की तरफ से एजुकेशन वगैरह सब स्कूल वगैरह खोल रखा था, अब खाने बढ़िया जब सब। भी वो फैक्ट्री बंद हुई थी, उस टाइम हाँ। पे जब मतलब सैलरी नहीं आ रही थी, तब उस टाइम पे आपको कैसा फील हो रहा था, लाइक घर कैसे मैनेज करेंगे, पैसे नहीं आ रहे हैं? तो वो होता है ना एक टेंशन कि अभी क्या किया जाए। देखो, एक ये हमको जो हमारे यूनियन लीडर थे, वो हम लोगों को बताते रहते थे कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, कोई ना कोई दूसरा मालिक आएगा और चालू हो जाएगा। और उस टाइम में
टाइम ऐसा था ना, वो हमारी मिलें को ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। जो 80 का एरिया था, 80 से 90 का जो पीरियड था, वो काफी भारतवर्ष के लिए, सभी इंडस्ट्री के लिए बहुत खराब था। उस टाइम में सारी कई अच्छी अच्छी मिलें वगैरह सब बंद थी, काफी बंद हुई थी। जो सेठिया बहुत अच्छे थे, जिनके बहुत मतलब प्रोडक्ट अच्छे थे, तो वही लोग प्रॉफिट कमा रहे थे। बाकी जो छोटी मोटी कपड़ा मिलें थी, पेपर मिलें थी, ये सब में बंद, ब्रेक डाउन, शट डाउन आ गए, बंद बंद हो गई जैसे। उनको इतना प्रोत्साहन नहीं मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से भी। और लीडर हमको ये बातचीत बताते रहते थे कि ये हमारे ही गड़बड़ नहीं, सभी का है, एक दिन अच्छा आएगा। कोई दूसरे मालिक चेंज होते रहे, ये मालिक चेंज हुआ, पहले जेके वाला नहीं आया एकदम से। पहले तो बैंकों ने ले लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा को पैसा लेना था, उन्होंने टेक ओवर कर लिया थोड़े दिन के लिए कि हम लोग चलाएंगे। तो साल 2 साल उन्होंने टेक ओवर करके थोड़ा काम चालू करा है। फिर उनको नहीं जमा तो बैंक ने छोड़ के कोई सेठ था, उन्होंने आके 6 महीने उन्होंने चलाया, 6 महीने साल भर, उनसे भी नहीं चली। बाद में जेके का 92 में जेके का टेक ओवर हो गया, उन्होंने फिर ये मिलकर हाथ में ले लिया। तो हमारा मालिक चेंज होते रहे, हम हमको चेंज करने जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारा दूस, दूसरा फिर मालिक हो लाइक गया, तो इतने साल इस जॉब तरह से करने के मैनेजमेंट बाद, तो चेंज हुआ। इतने साल जॉब करने के बाद जब रिटायरमेंट हुआ तो फिर आपको एकदम से कैसा फील हो रहा था, लाइक रिटायरमेंट के बाद? हाँ देखो, अभी हम लोग जो उम्र जो 60 वर्ष हो जाती है, तो शरीर भी ढल जाता है ना उस टाइम। और इंडस्ट्री में काम करने के बाद, और प्राइवेट इंडस्ट्री में इतने साल काम करने के बाद, वैसे भी हम लोग चाहते थे कि जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट हो। लोग तो और सर्विस करने की कोशिश करते हैं कुछ तो, लेकिन हमारे तो ऐसा जुगता है कि हम लोग यहाँ से छुटकारा मिले तो हम लोग फ्री हों। क्योंकि हम लोग बहुत परेशान थे, काम साल 8 घंटा ड्यूटी करने के लिए भी हम लोगों से नहीं बन पा रहा था उस टाइम। क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा, कंपनी का कारखाना, पेपर मिल का जो है एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन बहुत रहता है। तो उसके लिए हम लोग छोड़ना चाहते थे, लेकिन हमारा मैनेजमेंट में बातचीत हुआ, तो कोई हमने बात किया उनसे कि हमको रिटायरमेंट दे दीजिए, छुट्टी करो। नहीं नहीं, आपको रहना पड़ेगा, आपने बहुत हेल्प करी है, ऐसा है। हम लोग बोले, जो वहाँ का मैनेजमेंट, जो जनरल मैनेजर थे, उनके पास जाके मिले, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप जा नहीं सकते। आप 2 साल बोले, कितना हुई, ज्यादा समय तो नहीं रहा, 15 महीने 16 महीने, इतना वक्त पूरा कर लो। तो उन्होंने आने नहीं दिया। फिर करो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आपको जॉब उतना नहीं बताएंगे जो जरूरी है, बाकी असिस्टेंट रख दें, उनको सब गाइड करो, आप तो आप रहो। हमारे रहना से उनको बहुत फायदा होता था, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया था, नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम आया तो सोल्व कर देते थे बैठ के। खाली गाइड कर दिया तो नए लड़के भी कर देते थे, क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसको नए वहाँ पे आदमी भी कम आते हैं, तो उनको हमारी कोई दिक्कत नहीं थी, उनको नहीं लगा। समय निकल गया, अभी रिटायरमेंट होते तो इतना अच्छा थोड़ी लगा कि भाई चलो अभी छूटे ये करो, तो क्या, हाँ, बच्चे तो नहीं हमारे। जैसे रिटायरमेंट से पहले तो कंपनी के घर थे, कॉलोनी थी, वहां पे पानी लाइट सब कुछ था। फिर बाद में सडनली वो सारी फैसिलिटीज आप आपको खुद बनानी है। हाँ, ऐसा सब कुछ तो अवेलेबल ही था। वो लोग तो 2 साल, बहुत से लोग वहीं समय रह के, 6 महीना साल भर वहीं रह के बाद में जाते हैं। लेकिन मैंने अपना सोनगढ़ में अपना निवास, एक मकान, जगह जमीन लेके मकान बना लिया था। तो फिर मैं वहीं पे रेजिडेंस कर लिया। वहाँ सब फैसिलिटी अवेलेबल, सोनगढ़ में बहुत अच्छा है वातावरण, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एम्प्लॉय भी यहाँ कुछ रहते थे, यहाँ जो मिले हुए लोग थे, और इतने साल हम सर्विस यहाँ करी, तो सबसे पहचान अच्छी थी। और संघ परिवार से जुड़ा हुआ था, तो साहब काफी मित्रता काफी थी, वहाँ पे कोई दिक्कत तो है ही नहीं हमको। और टाइम तो दूसरा सामाजिक काम करने के उसमें चला जाता था, समय निकल जाता था हमारा।
और लेकिन घर जब भी घर से मतलब फिर आपका वहां पे आपने बनाया, फिर आप फिर राजस्थान आ गए, तो आपका ऐसे प्लानिंग नहीं था ना तभी कि वहां रहोगे कि नहीं रहोगे? नहीं, एक समय ऐसा था जो हमने सोचा था कि हमारा छोटा लड़का अगर वहाँ वहीं सर्विस में लग जाता है तो मकान वकान यहीं है, यहीं रहेंगे और यहीं हो जाएगी जिंदगी पूरी। क्या हो वहाँ जाके यहाँ इतने सब मित्रता है, सब है, तो यहाँ से छोड़ के जाने की इच्छा तो नहीं हो रही थी वहां से। पर अभी एक समय आया तो वो बच्चा भी चला गया, तीनों वो भी सर्विस में कहीं पुनः चला गया, और हम लोग अकेले पड़ गए दोनों। गांव में बार बार आना जाना पड़ रहा था, कभी भी कोई भी कार्यक्रम होता तो हमको गांव आना पड़ रहा था। गांव में हमारे रिश्तेदार सब थे, तो कोई भी काम होता तो साल में 5-7 बार आना जाना, और वो रिजर्वेशन वगैरह कराना, आना जाना। अभी मतलब थोड़ा दिक्कत वाला रहता था, तो ये विचार था कि यार चलो वहीं ले लेंगे, वहीं रहेंगे अब। इसलिए हम लोग नहीं चाहते हुए, हम तो आधा विचार था कि यहीं रहें, आधा विचार वहीं रहें। तो ऐसा करते करते हमारे एक 12 वर्ष में एक मेला भरता है फलोदी माता का, उसमें हमारे समाज का। तो उस टाइम सामान लाना था, तो हम पूरा सामान ही ले आए। चलो ठीक है, अब वहीं रहना है तो बार बार सामान ले, थोड़ा तो ले जाना ही पड़ेगा, तो गाड़ी तो कर ही रहे हैं, पूरा सामान ही ले चलो जो वहीं रहेंगे। हम रामगंज मंडी में आके वो सामान लाए। 2-3 साल हमने गांव में रहने की कोशिश करी थी। गांव में हमारे जमीन वगैरह है, मकान है, सब तो वहाँ कोशिश करी थी। लेकिन गांव में क्या है, सब फैसिलिटी नहीं, बीमारी का कोई इलाज नहीं, दवाई नहीं, कोई सामान अवेलेबल नहीं, गांव से जाना नहीं। गांव में भी हम पहले से रहे होते तो ठीक है, कस्टम रहते हैं, वो लोगों को सब मालूम रहता है। लेकिन अब नए हम लोग अब 40 साल बाहर रहने के बाद फिर एकदम से वहाँ जाके सेटल होना मुश्किल हुआ। फिर वहाँ सिटी में जाने के कहीं भी, तो कस्बे में जो रामगंज मंडी, हमारा ससुराल भी नजदीक पड़ता है और गांव भी नजदीक पड़ता है। खेती बाड़ी थी हमारे, तो हम किसी को करने को दे देती है, ये साल भर के लिए तू कर ले, जो पैसा हमको दे देना, तो तय कर लेते, वो पैसे ले लिए, हम चले। वो गांव में तो जाना है, खेती के लिए रुकना था वहाँ, और बाकी तो कोई है नहीं भाई, तो इसलिए हम ज्यादा दिन नहीं रुके। 2-3 साल हमने निकाला, कोशिश करी वहां पे, पर हमको नहीं लगा कि यहाँ अपन ज्यादा टाइम रहेंगे, रह पाएंगे। बहुत दिक्कत आती थी गाँव में। हम्म। लाइटें नहीं होती थी, पानी नहीं है, सब दवाई नहीं है, सामान चाहिए कुछ भी सब्जी वगैरह तो भी दूर से लाना पड़ता था, 6 किलोमीटर से। क्या करके हम लोग वहाँ भी दिक्कत होने लगी, तो फिर हमने रामगंज मंडी में यहाँ सब अवेलेबल है, और कोटा भी, सेंट कोटा जा सकते हैं, इधर से गांव जा सकते थे, इधर से हमारा मोहना, इकलिंगपुरा मोहना, इधर राउत भाटा की तरफ बस उधर जाने का तो उधर चले जाते। यहाँ पे सेंटर पड़ता है, हमारे समाज का मेला वगैरह सब यही भरता है रामगंज मंडी में। तो सब लोग, शादियां वादियां भी यहीं ज्यादातर होती हैं, यहीं रिसोर्ट है माता जी का मंदिर पे, शादियां ज्यादा यहीं होती है, सम्मेलन वगैरह भी यहीं होते हैं। तो आना जाना तो यहीं पड़ेगा, इसलिए फिर यहीं। और हमारे बच्चे लोग बाहर सर्विस कर रहे हैं, कोई बॉम्बे में है, कोई हैदराबाद में है, तो वहां से उनको रेलवे से आते हैं, फिर यहाँ आने के बाद गाँव में आओ, तो गाँव के लिए फिर व्हीकल मिलता नहीं समय पे, रात में दिन में कभी भी आते तो फिर उनको दिक्कत होती थी आने जाने, और वापस जाना तब भी दिक्कत, आने जाने की दिक्कत। तो सब मैंने कहा फिर यहाँ रह लो, तो स्टेशन के पास ही रहेंगे, आए बच्चे तो मिल के भी जा सकते, कभी भी आए तो मिल जाए। एक तो वो था कारण यहाँ रहने का। दूसरा, यहाँ सब अवेलेबल है, ज्यादा सिटी में तो नहीं जाने का, गांव में सब, गांव की अपेक्षा यहाँ सब कुछ है। तो ऐसा करके दिमाग में ये लाया कि हम लोग नहीं रहेंगे, कहीं जाने आने के लिए दिक्कत नहीं यहाँ से। ओके। और समाज का यहाँ पे 180 घर है, तो हम लोग समाज में भी, समाज से भी जुड़ गए, परिवार से भी जुड़ गए। माता जी मंदिर में यहीं चले जाओ, मंदिर दर्शन कर आओ, शादी ब्याह सब नहीं होते यहाँ। आपके यहाँ पे हिसाब से आराम से जिंदगी कट रही है। आपके हिसाब से आपकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट तो ये है कि हमने दो ये बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दिला दिया, तो हम सेटिस्फाई कि वो अपना अपना
जिंदगी बाकी लोगों की अपेक्षा स्तर उनका ऊंचा है, अच्छे स्तर के है, सब अपना जो चाहिए सब अवेलेबल है उनको, कोई भी चीज की कमी नहीं रही। ये अचीवमेंट और क्या, हम परिवार अच्छे से चला रहे थे। बाकी हमने संघ का कार्य किया, वो भी हमने सामाजिक कार्य भी किया, वो उससे भी थोड़ी सेटिस्फेक्शन है। तो अभी हमारा समाज में भी ये वैल्यू के संघ के स्वयं से गए और अभी सत्ता में भी संघ का ही बोलबाला है। बीजेपी तो हम लोग को कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब शासकीय कोई काम हो, जैसे सरकारी कोई काम हो तो वो भी हो जाता है, हमारा खुद का काम हो जाता है, बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से, फिर मेरे हम सेटिस्फाई। लोग अनसेटिस्फाई रहते हैं, लेकिन हमको जिंदगी जो करा है अभी तक जो करा, मैं अपने आप में सेटिस्फाई हूँ। फिर बाकी लोगों से हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग, हम बहुत ही आगे है ऐसा नहीं मानते, लेकिन हम भगवान से यही प्रार्थना है कि जितना चाहिए वो मिल रहा है, ज्यादा भी खराब है और कम भी खराब। और ऐसी क्या चीज है जो आप अभी लाइक, ऐसी क्या चीज है जो आप अभी करना चाहते हो? लाइक एक विश होती है ना कि ये हो जाए। अरे मेरा तो मोटिव ये था कि मैं एक छोटी इंडस्ट्री शुरू करूँ, धीरे धीरे एक बड़ी इंडस्ट्री में कन्वर्ट करके, तो हमारे परिवार को मतलब ये कहीं जाना नहीं पड़े, जॉब वगैरह करने दूर जाना नहीं पड़े, उसमें सर्वाइव हो जाए, यहाँ बैठ के अपना काम करें और लोगों को सेवा हो, उससे कुछ प्रोडक्ट बनाए, देश की सेवा हो। सब मेरा विचार था, शुरू से ही था। मगर डिप्लोमा करने के बाद हमारे घर वालों के पास इतना पैसा नहीं था, ये देने नहीं चाहते थे, वो पैसा नहीं दिया उन्होंने। मैंने केवल 10,000 मांगा था, मैंने कि एक ऑयल मिल डाल देता हूँ उसको। हमारा सब था, मैं हम लोगों को मकान भी था, जगह भी थी, खाली पैसा थोड़ा दिया तो मुड़ा के मशीन लाके लगाना था। तो बहुत अच्छा सा हो जाता डेवलप, तो मैं सर्विस करने नहीं जाता। और वहाँ पे बहुत मेरे फादर के और हमारे ताऊ जी के बीच में बहुत ये जंग हुई थी उस टाइम। बातचीत बहुत हो गई थी कि इसको रखना है कि नहीं रखना है। टाइम उन्होंने मना कर दिया कि नहीं दे सकते अभी, अभी सर्विस करने जाते जाने। आपके हिसाब से आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था, जब आप लाइक बहुत खुश हुए कि ये बेस्ट बेस्ट मोमेंट है? बेस्ट मोमेंट में तो ये है, ये हमारे जो जो हमारा छोटे छोटा बालक था, उसका मैरिज हो गया था, मैरिज छूट गई, दूसरी बार दूसरी मैरिज हुई, और ईश्वर ने हमको दूसरी मैरिज हुई तो हमको कहीं जाना नहीं पड़ा, वो यही मोहल्ले में वो बच्ची मिली है उनको सर्विस। तो हमको ये लगा ये लास्ट वर्क है मेरा, कम से कम इसकी शादी करा दिया, ये मेरा वो सबसे बड़ी। बाकी तब तो कर ही रही थे हम लोग उस टाइम, तो करने जैसी हिम्मत थी जो, और यहाँ भी हिम्मत ऐसी हो कि मैं कब चला जाऊँ, तो मेरे को हार्ट का पेशेंट था। सोच ऐसा था कि ये बच्चे की भी हो जाए तो मेरे का काम से कम है, अभी इसका जॉब लग जाए, थोड़ा कोई काम करने लग जाए, तो एक ही मेरी है तमन्ना है, और कुछ नहीं। बाकी तो सब अपने अपने बच्चे, दोनों बच्चे, लड़की भी करती, आप भी करते हैं, और बड़ा लड़का तो किसी पे डिपेंड भी नहीं रहा, वो तो करता ही अपना, ये डिपेंडेंट रहा, पर वो मेरे को जरूरत भी इसकी साथ में रहेगा, तो अभी बुढ़ापे में कम से कम दोनों ये रहेंगे तो हमको शांति, मतलब कोई दिक्कत तो है नहीं, जॉब करे ना करे, अभी हम लोग इतना पैसा तो है, हमारे पिताजी दादाजी रख गए वो पैसा है, फिर हमारा पैसा है, फिर हमारा बड़ा लड़का कमा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कि ये मन में है कि ये मैं कुछ नहीं करता हूँ, छोटा बच्चा ये सोचता है मेरा भी कुछ जॉब हो, मेरा भी कुछ हो। लेकिन तेरा यही है कि ये सबको संभालना है, तुम संभालो इनको, खेती बाड़ी संभालना है, हमको संभालना है, जो 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 भी है यहाँ सेवा देना है, हम लोग बुढ़ापे में रहना है साथ में, कोई तो हमको चाहिए संभालने वाला। अभी हम लोग दूसरे किसके भरोसे रहेंगे? इसलिए ये उसको मैं कहता रहता हूँ, कोई बात नहीं, नहीं सर्विस कर, पर थोड़ा बहुत छोटा मोटा टाइम पास काम करे उतना कर लेना, तो आपको आगे मतलब उसमें प्रोग्रेस करते रहो, धीरे 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 जो करना। तो मैं चाहता हूँ यहाँ कोई जगह मिल जाए थोड़ी बहुत, तो एक छोटा मोटा इंडस्ट्री डाल दूँ, तो वो उसको संभालता रहे, करता रहे। मैं सोच रहा हूँ वो हो जाएगा जिस दिन, ईश्वर ईश्वर ने सारे काम हमारे खुद करवा दिए, जब भी काम की जरूरत पड़ी, जब भी हमने बोला, सब कुछ अवेलेबल है।
जहाँ मेरे को जरूरत थी वहां भगवान मेरे को खड़ा मिला। मेरे को पढ़ने का टाइम आया, भगवान ने गाइड करवाया। जिसने गाइड किया मतलब आदमी ने करा, लेकिन ईश्वर के रूप मानता हूँ। जब हमारा सर्विस लगना है तो किसी ने आगे हेल्प करा, हम लोग भगवान के रूप में माना। जब सर्विस लग गई, ये हो गया, हमको मकान बनाने के लिए किसी की जरूरत है, उन्होंने कर दिया। बच्चों की शादियां करने तक भी मेरे को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। दोनों, तुम तुम्हारी शादी और दीपक की शादी दोनों के लिए मेरे को इतना घूमना ही नहीं पड़ा, कुछ नहीं, आराम से हो गई, बढ़िया घर मिल गया दोनों, कोई टेंशन नहीं। अब ये बच्चे के लास्ट वाले के शादी करने थे, बहुत कोशिश कर रहे थे, नहीं होगी, क्या होगी, क्या रहेगा। यहाँ बैठे बैठे हो गई, हम लोग को मोहल्ले में मिल गई, और अच्छी लड़की मिली, जो पहले वाले से भी अच्छी है, बढ़िया काम कर लेती, सब अपना देखती है, सब हंसमुख है, सब व्यवस्थित है। ये अचीवमेंट है और यही सब कुछ है जिंदगी है। वो नया मॉडल, नया तो क्या बताएं आपको। ईश्वर हमारा साथ दिया है, मरने से भी बचा है। एक मंत्र दिया था हमको शंकर भगवान के, जो बोलते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धन उर्वारुकमेव वंदनान मृत्यु और मोक्षमामृतम्। मैं ये समझता हूँ कि ये मंत्र जो है बहुत पावरफुल है। मैं जब अंतिम सांस में हो गई थी मेरे की, जैसा पूरा अभी तो मेरा बचना मुश्किल है, मैंने होप छोड़ दिया था, उस टाइम ये मंत्र चला, और ये मंत्र चला दिया हमारा लड़के लड़के ने, तो जो भी था, और मेरे को सपोर्ट मिला, और वापस सांस आने लगी, चलने लगी, ठीक हो। वो एक भगवान की मतलब ये को उन्होंने रखा है कि मैंने थोड़ा काम बाकी है, इसको भी कर लेने दो, फिर जो है ले जाना तो ले जाना। क्या करके कि भगवान ने हर जगह खड़े रहे, हर जगह ऐसा ईश्वर कुछ ने मेरे को। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हमें भी पता है कि अब कितने ही बार हमें लगा कि बस मतलब बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे जब हमें लगा कि मतलब इतनी सारी ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन चले, पर हर बार आप लाइक लड़के फाइट करके वापस आ गए। तो आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बढ़िया क्वालिटी क्या है? ऐसे जीवन में क्या है कि आप ऊपर वाले पर विश्वास, एक तो बड़ी चीज है। दूसरा, यहाँ हम लोग एक संघ परिवार से जुड़े हुए, तो कोई ना कोई हमको सोल्व करके देने वाला मिल जाता है। जब हमको थोड़ा दिमाग खोल के सोचना पड़ता है कि ये आदमी, कौन आदमी हमारा ये इस काम कर सकता है, उस टाइम वो हमको उसके बाद जाके बोलते हैं, तो वो हमको हेल्प करता है, हो जाते हैं काम। हम लोग, हमारा परिवार से हमको कुछ भी गाइडेंस नहीं मिला, सबसे बड़ी बात। हम बहुत अच्छे परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन नहीं तो हमारे फादर को फुर्सत थी, ना हमारे अंकल को फुर्सत थी, ना हमको उन्होंने कोई गाइडेंस मिला, कुछ नहीं मिला। न कोई उन्होंने हमको हाँ, पैसा जरूर था, पैसा दिया उन्होंने, पढ़ने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं थी, भरपूर पैसे दिए। उसमें भी हमने मिनिमम में जितना कर सकते करके दिया। और अभी आज ये पोजीशन है कि हम लोग कोई भी मोमेंट हो, हमने ऊपर वाले को विश्वास रख के सब कर लिया, और हेल्प किया है। ये हमने, अब कई कई लोगों को मैं कहता रहता हूँ कि मेरे को जब भी मेरे को सहारे की जरूरत है, सहारा वो दे देता है। आप हाँ, अपने एक्सपीरियंस से लोगों को क्या ऐसे राय देना चाहोगे कि मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस था और ये मैंने सीखा, अ, अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो आपके लाइफ में भी काम आएगा? देखो, अगर आपको कुछ अचीवमेंट करना है तो उसके लिए वर्क करना पड़ो, हार्ड वर्किंग करो। दूसरा, एक तो हार्ड वर्किंग रखो, और दूसरा ऊपर वाले पे भी यह रखो कि वो आपको गाइडेंस कर रहा है, और आपको उसको करने के लिए हेल्प करेगा, उस पर भी विश्वास रखो। अपने आप पर विश्वास प्लस भगवान के ऊपर भी विश्वास। करना तो हमको ही है, लेकिन कराने वाला ऊपर वाला है। तो ये कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कैसे करूं, क्या नहीं करूं। जो है, जो भी साधन है, उसको लेके आप शुरू कर दो, और बाद में आपको ऊपर वाला सब साथ में मिलाते रहे, कुछ ना कुछ जोड़ के पूरा करवा दे। कभी भी आदमी जब जब संसार में आता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ये सब जुगाड़ करके ही आगे वो बढ़ता है।
जो कर लेता है वो सक्सेस हो जाता है, जो नहीं करता है फिर वो विश्वास नहीं करेगा, यार कौन भगवान, कौन मैं, मेरे से क्या होगा, नहीं क्या करूंगा, नहीं क्या नहीं करूँ। वो ऐसा नहीं, कुछ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक तो अपने आप में कॉन्फिडेंस हो, और दूसरा ऊपर वाले पे विश्वास हो। थोड़ा नॉलेज भी लेना पड़ता है, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, कुछ नहीं, नॉलेज लो, किसी से पूछना है तो पूछो, गाइडेंस लेना है, सबके लेते रहो, अपने से बड़ों का सम्मान करो तो वो भी आपको गाइड करेंगे। और कौन कब किसी को कब काम आ जाएगा ये फिक्स नहीं है। आपको मित्रता रखनी चाहिए सब लोगों में, जब आपको जरूरत पड़ेगी वो आके खड़ा रहेगा, आपको बताएगा। आपको दिमाग में अपने आप आएगा कि आप उससे जाके मिलो, वो आपको। तो सही आज सही के है। उदाहरण बताता हूँ, आज का उदाहरण बताऊं तो मेरे को सुबह पहले, कल सुबह पहले मेरे को दिमाग में वो व्यक्ति आया जो मेरा वो काम कर सकता है। जैसे खेती बाड़ी का हमको डिवीजन करना है सारे बराबर भाई, तो वो आदमी का हमको पता नहीं चल रहा कौन किसके पास जाए, पटवार के पास जाए, वो बोला तहसीलदार करेगा, वो करेगा, वो करेगा। आज वो मेरे को दिमाग है नहीं कौन करेगा। वो आदमी हमारे पहचान का ही है, मिला हुआ है, उसने मेरे को हाँ भी बोली हुई है, तो मेरे उससे जाके मिलना है खाली, उससे काम कर देगा वो। तो सारे काम मेरे ऊपर से मतलब पूरी गाइडेंस मिल जाती है मुझे, वो ऑटोमेटिक मिलती है। देखो, हाँ प्रॉब्लम आती है लेकिन उसका सॉल्यूशन भी आता है दिमाग में। करने सोचना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा देखना पड़ेगा कौन आदमी कर सकता है। मैं दीपक एक बार बीच में आया था ना कि दीपक को एडमिशन करवा दिया, वहां पे प्रॉब्लम आई कि वो दो 2 वर्ष तो गांव में रहा और 3 वर्ष ये सोनगढ़ में रहा। तो सोनगढ़ रूरल में है क्या, वो बता, वो देना का जरूरी था कि रूरल एरिया में वो पढ़ा था। अगर रूरल में पढ़ा हुआ तो उसको रूरल वाले रूल लागू होते हैं, वो उसका एडमिशन हो जाएगा। अगर वो रूरल में नहीं है तो उसको एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। उस टाइम हुआ था। हम वहां से सोनगढ़ में टीचर को मिले। हमको लगता था कि ये मुश्किल काम हुआ, पंचायत में गए, वहां नहीं दिया किसी। रूरल एरिया ऐसा लिख के दे, स्कूल रूरल एरिया में है, नूतन विद्या मंदिर रूरल एरिया में, ये लिख के देखो, वो देने वाले नहीं मिल रहे। उसको हम जाके फिर वो टीचर के पास गए, शुक्ला जी मिले, शुक्ला जी से बोला चलो उनके, शुक्ला जी में से वाइस प्रेसिडेंट थी वहाँ की, उन्होंने उनसे मिलाया प्रेसिडेंट से, हायर मास्टर से जो टीचर थे। उन्होंने शमैता थी, उन्होंने कहा कि नहीं, आप इतने दिन से बच्चों को बिना पूछे लेके चले गए और हमारी कोई जरूरत नहीं थी, आज आप अपनी गरज से इधर आए। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, परिस्थिति खराब है, हम लोगों को मिल बंदे तो परिस्थिति खराब थी इसलिए बच्चों को हमको कुछ करना। फिर वो समझ गई, फिर उसने हमको लिख के दिया, और फीस जमा कर दो आप, तो वो लिख के दिया, 500 रुपये फीस बाकी दे दिया और हमने लिख के दे दिया, और हमारा काम हो गया। और दीपक प्रकाश के जाके दीपक के जाके वो लेटर देना था, दे दिया, उसका स्कूल में एडमिशन हो गया। ऐसी ऐसी सब चीजें आती है जो कभी कभी लगता है कि नहीं होगा, लेकिन सब हो गया। अगर उसका एडमिशन कैंसिल हो जाता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। एक तो सोनगढ़ से उसको गांव में शिफ्ट कर दिया था, गांव में से वापस सिटी में उसको बड़ा स्कूल में वापस लाना उसमें मुश्किल हो जाता, पढ़ाई उसकी मार खा जाती, नवोदय में उसको एडमिशन नहीं होता था। वो भी सब हमको कोई ना कोई कार्य करने वाला मिला। और आप लाइक चलो। जैसे कि मुझे आपने हमेशा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, इतनी सारी मुश्किलें आई तो भी, तो आपने हाँ, कभी लाइक ऐसे डिफरेंशिएट नहीं किया भाई भाई लोगों में और मुझ में? तो लाइक ये आप पहले से ही ऐसा बिलीव करते थे, या फिर कि सबको इक्वली रखना है, या कैसे? मतलब क्योंकि अपने यहाँ राजस्थान में यूजुअली बहुत डिफरेंशिएट किया जाता है कि लड़की होगी तो ऐसा, लड़का होगा तो ये इसको ज्यादा फैसिलिटी देंगे। लेकिन मुझे तो कभी भी ये रियलाइज नहीं, मुझे तो इनफैक्ट लगा कि आपने हमेशा मुझे लाइक क्या बोलते हैं, अपनी प्रिंसेस की तरह ही रखा है, जो मुझे चाहिए वो सब मुझे दिया है।
ये ये बात आप सोचते हैं, आप तुम्हारा सोचना ठीक है, लेकिन हमारे हमारे दिल में तो जो भगवान ने हमको दिया ना, बैलेंस दिया। हमको दो बालक चाहिए, दो बालक दिए, एक बच्ची चाहिए, एक बेटी। हमारे हमारा मित्र था एक माली जी करके, दिलीप जी माली करते थे। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि हमारे बच्चे भी दो हो जाए, लड़के दो हो जाए, लड़के चार लड़कियां हो गई, लेकिन एक ही लड़का रहा। तो वो वाली बात है कि हम लड़की हो गए, वो लड़की के ऊपर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, लड़की नहीं, हमको दो लड़का चाहिए। हमको दो, एक लड़का हो गया, एक लड़के, बैलेंस परिवार दिया। हम तीसरे लड़के की जरूरत होगी कि चलो हो जाएगा तो अच्छा है, तो दो भाई हो जाएंगे, बहन को भाई मिले, दो भाई मिल जाएंगे, तो ठीक है, उनको ठीक हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा पर बैलेंस परिवार था, इसलिए मेरे को कोई, हम लोग ये डिफ्रेंशिएट करने का तो प्रश्न नहीं। और ये प्यार करने वाली बात है, माता जी का प्यार और पिताजी का प्यार वो बच्चों में ज्यादा, किसके लड़की के साथ रहता ज्यादा, किसी के लड़कों के साथ रहता। आपको, हम लोगों ने कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया। सब कुछ दिलाने की कोशिश करते थे हम बच्चों, लेकिन जहां तक हो सब कुछ दिलाएंगे, लेकिन फालतू खर्च, ये हमारे पिताजी कहा करते थे, सब कुछ करो लेकिन फालतू खर्च नहीं करना। फालतू खर्च इसलिए नहीं करना कि वो फालतू है, वो उससे आपका तबीयत बिगड़ेगा, आपसे उसमें उससे नाम बिगड़ेगा, सब कुछ बिगाड़ होता है। फालतू काम नहीं, फालतू में काम का पैसा नहीं, और फालतू काम ही नहीं करना। काम करो, जरूरत का काम। हमारा जो में हमेशा मोटिव ये रहता था, क्रिएटिव हो, कुछ ना कुछ होना, उसके लिए काम करो। ये चले चलो चले जा रहे कहीं, चले जा रहे नहीं, जा रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं, एक काम नहीं, दो काम करके आना। कभी भी मेरा ये रहता है कि कभी एक काम निकला ना, तो उसके साथ दूसरा भी अपन अटैच करके दो कर ले, काम दो कर सकते हैं। ये काम हो रहा तो वहां जा रहे थे, ये भी करके आ जाएंगे। तो ये हमेशा रखना चाहिए, वही एक जीवन है, और क्या है। काम को काम को वो दर्शन कभी नहीं समझे कि उससे बोर हो रहे, काम आ गया नहीं कि अरे यार घबरा गया कोई बात, करना है, आप आया है तो करना है, लाइक करेंगे। ऐसे बचपन से मैं देखते आ रही हूँ, चाहे सर्दी हो, धूप हो, बारिश हो, मैंने देखा है कि आपको जो करना होता है ना, आप वो करते ही हो, चाहे वो 45 डिग्री टेम्परेचर हो या खूब तेज बारिश आ रही हो। मतलब आप ना, मैंने हमेशा देखा है कि आप ना हमेशा आपको जो करना है ना वो आप करके ही रहोगे। मतलब आंधी तूफानों से कोई कोई नहीं आपको नहीं रोक नहीं नहीं, सकता। ये बात आप लोग सोचते हैं, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ कि जो मैंने टारगेट बनाया, तो एनी हाउ दे टारगेट शुड कंप्लीट। कि मैं डिप्लोमा करने जाना, डिप्लोमा करना है ना, एनी हाउ जहाँ जो जरूरत पड़े, मेरे को सर्विस करने जाना, करना। कोई प्रॉब्लम आएगा सोल्व करना, करना है। उसको पेंडिंग रखना या बाद में कर दूंगा या कर दूंगा नहीं, ऐसा मेरे दिमाग में नहीं रहता है। जितना जल्दी वो प्रॉब्लम आया उसका सॉल्यूशन निकालना, फटाफट करना है। मिल में भी हम बैठते थे तो कैसे, ये पोजिशन थी कि हमारे डिक्शनरी में ये नहीं लिखा रहता कि ये काम नहीं हुआ। कोई सामने से काम आया, मशीन का काम तो ले लो, उसको उसको सामने वालों को परेशान, जो ऑपरेटर है वो उसको परेशान करोगे तो वो मिलकर से चलाएगा। उसका काम ले लो, एनी हाउ हम लोग कर सकते, जैसे कर सकते वो हमको सोचना है। वो फिर हम लोग ऊपर वाले से पूछे, नीचे वालों को काम लगाएं, बाहर से बुलाएं, कैसे भी करके उसका काम को खत्म करना। एनी हाउ कंप्लीट होना, जॉब शुड बी कंप्लीटेड। यानी पेंडिंग रखना नहीं, किसी काम को पेंडिंग रखना नहीं। एनी हाउ, क्योंकि जब प्रॉब्लम आया तो सॉल्यूशन है, इतना हम मानते हैं कि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, इसलिए कहाँ से ढूंढना है, कैसे करना करना है, करके देते हैं। ये हमारा मोटिव रहता है। तो परिवार में भी कोई प्रॉब्लम आया कि ये है करना, तो आज नहीं तो कल हो, अपना तो आज ही करने की कोशिश रहना, लेकिन हो सकता है आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, या दूसरे से करवाएंगे, किसी को मिलेंगे, किसी को पूछेंगे, और कंप्लीट करना है, बैठना नहीं। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन करना है, बेसिकली कैसे भी करके उस काम को खत्म करना है। खत्म करना। वो बोले उस टाइम में धूप गिर रही तो थोड़ा सा साधन ले लो, वही छतरी वगैरह ले लो, या कोई ठंडा खा लो, पी लो, कपड़ा अच्छे से पहन लो, ठंड लग रही तो ठंडे का कपड़ा पहन लो। कभी ऐसा साधन नहीं है तो पैदल चल, पैदल भी जाते हम लोग, पैदल भी ड्यूटी पे आए, गाँव में बगाने बढ़ाए रहते थे। हमको 4 बजे उठ के 6 बजे की बस पकड़ना है, बाद में 9 बजे ट्रेन पकड़ना है, तो फिक्स रहता था कि वहां से वहां आना, वहां से वहां आना। वैसे भी साधन मिला नहीं मिला, हम चल देंगे, चल करेंगे, 2 घंटा पहले चलेंगे, पैदल चलना है।
पिताजी हमारा थे, वो साइकिल वकील का जुगाड़ करते, साइकिल से जाता था, आता था। लेकिन ये कि बीवी के साथ बैठ गए और वो मना कर रहे नहीं जा, मेरे को तो जाना भाई, मेरे को वो करना है, मैं करना है। वो भी मना नहीं करते, जाओ काम तो करना ही करो। वो भी, इनका भी अच्छा सपोर्ट था हमको इस मामले में, कभी रुकावट नहीं बने। इन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम मत जाओ आज, तुम्हारी मम्मी ने। और कभी ये नहीं कहते कि ये सामान खत्म हो गया मत लाओ। ये देखते कि ये इतना है, बताए शक्कर खत्म होगी, बताएगी इतनी शक्कर होगी, आपको लाना है लेगा, और नहीं लाएगा तो इसके बगैर भी चला देगी। ऐसी उनकी ये रहती थी, कम है तो कम में चला ले, जो मिला है उसमें चलाना। और हमको वो ट्रेनिंग ऐसी मिली कि जितना है उसमें चलाना, मुझे किसी से मांगना है, ये क्या करना है, वो हैबिट में नहीं कि किसी का ले लो फिर उसको दे देंगे बाद में, उसका खा लेंगे, उसका पी लेंगे, ऐसा नहीं। सेल्फ डिपेंडेंट जिंदगी गुजारेंगे। किसी को ये नहीं कि हम लोग अपना कमाया नहीं खाया, दूसरे का लेके खा लिया, किसी मांग के खाया। सबको दिया ही दिया है, दिया नहीं। वो बोलते गांव में ये सब जमीनें दुकानें सब मकान जायदाद सब थी, कुछ नहीं लिया हमने, हमने 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 अपना अपना कमा लेंगे। कोई देते थे तो भी ले, अरे दे दो, इनको भी जरूरत है, इनका चारों भाई अभी भी वो, और हमसे अपेक्षा रखते हैं ज्यादा, कि और ज्यादा हमको चाहिए। लेकिन जितना चाहिए था वो अब हम लोग कमाए, वो उसमें से भी चाहिए तो क्या करोगे, तुम लोग तो कुछ तो करो। उनको हमने काम पे लगा दी, दो दुकान बिठा दिया, दुकान पे बिठा दिया दोनों भाई को, सामान डलवा दिया, कमाओ और खाओ। घर का मकान है, घर की दुकान है, अनाज खेती में से आता है, अब क्या चाहिए। अनाज मिल गया, लेने को मिल गया, दुकान बैठने को मिल, कमाने को मिल गया, फिर और क्या आपको चाहिए। उसमें काम करो, कमाओ, खाओ, जितना कमाओगे उतना खाओ, कहीं जाना ही नहीं है आपको। तीन जो भाई है, तीन चारों भाई सब अपने कोई सर्विस नहीं करता, फिर भी उनने सर्वाइव कर रहे हैं ना, अच्छे से कर रहा है। जरूरत पड़ी तो दिया ही नहीं उनको। और कोई बीमार पड़ा, सीमार मम्मी बीमार पड़ गई हुई, तो मैंने कहा हमें है कि चिंता मत लो, खर्चा होगा मैं करूँगा, सपोर्ट रहता था हमेशा। और लाइफ में आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? है, लाइफ में आपका कौन है इंस्पिरेशन, एक जिससे आप बहुत इंस्पायर हुए कि हाँ इस ये लाइक ऐसा मुझे बनना है या ऐसा मुझे करना है? इंस्पायर में तो हमारे जैसे दो शब्द दादी के और एक पिताजी का, वो ये शब्द ही हमारे को गाइडेंस दिए। ये हमने कभी ये नहीं सोचा कि वो क्या कोई बताएगा कुछ, जरूरत पड़ी तो सब अपने को मिलता। मैंने जो आपको बीच में बताया थी, दो शब्द तीन शब्द कि ये इसी के ऊपर सारी दुनिया चल, पूछते पूछते जंगा जी जाओ, एक शब्द तो उनका था। और क्या बड़ पेपर के मान होंगे तब तुम कुछ करोगे, करो अभी से। इसलिए इन्होंने बोला कि फालतू खर्च नहीं करना, तीन सेंटेंस हमारा लिख लो, कहीं भी लिखना है, जिसको चाहिए वो जिंदगी में गाइडेंस है। ये हमारी दादी ने बताया, वही हम चलते हैं, आज भी हमारी हेल्प करती है दादी, हमारी वही शब्द हमको हेल्प करते हैं। सो गाइस, अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं आज की तारीख में जो ये लाइफ कोचिंग में जो सीख रही हूँ वो ऑलरेडी मुझे मेरे पापा बचपन से सिखाते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है मेरे लिए कुछ ज्यादा नया नहीं होता है। इतना सारा इंस्पिरेशन जो मैं मेरी लाइफ में फॉलो करती हूँ, सबसे मेन मुझे लगता है कि पापा ने हमेशा ये सिखाया है कि लाइक कुछ भी हो जाए लाइफ में, हम लोग वापस से उठ के खड़े हो सकते हैं। जब तक कि हम नहीं हार मानते हैं तब तक नोबडी कैन डिफीट अस। तो ये वाली जो चीज है वो हमेशा मेरे साथ रहती है। तो जितने भी लाइफ में लोज आते हैं ना, तो वो मुझे वापस से बाउंस बैक करने के लिए हेल्प कर देते हैं। तो ये सारा लाइक आपकी वजह से ही मुझ में आया है। एंड लाइक मैं हमेशा लाइक जब भी ये आपके वर्ड्स ना आप ऑटोमेटिकली आ जाते हैं याद कि अच्छा ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो बहुत सी बार मुझे लोग पूछते हैं, तुम इतना ऐसे बबली बबली ऐसे हंसी खेलती कैसे रहती हो? तो मैं बोलती हूँ मैं मेरे पापा के जैसी हूँ। मेरे पापा ने मुझे यही सिखाया है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए,
खुश रहना तो हमारे हाथ में ही होता है। तो मन की है, तो आप कोई भी चीज आपको आपको कुछ मिला, तो कोई आदमी उसको देख के कोई आपको कुछ मिला, या आप इनाम मिला या कुछ भी चीज मिला, तो एक आदमी ये सोचता है यार मुझे तो बहुत कम मिल गया, कोई ऐसा मेरे को तो अच्छा मिल गया। अब ये सोच सोच के ऊपर है आपकी। आपने सोचा कम मिला तो दुखी हो रहे, इतना मिलने के बाद। एक 98% वाला स्टूडेंट भी दुखी है कि मेरा 99 क्यों नहीं आया। और एक जो पास 50% भी ले आया, वो पास हो गया, वो ज्यादा खुश है कि मैं पास हो गया कम से। अब आप बताओ, 97 वाला दुखी है और 98 वाला दुखी है, और ये 50% वाला खुश है, तो खुशी कहाँ है? 98% आया, वो दुखी है। क्यों दुखी है? मैं बोला एक करोड़पति दुखी है। क्यों? कि उसको उस करोड़ रुपए को संभालना है कि कोई लेकर नहीं चला जाए, कोई घाटा नहीं लग जाए। यहाँ जिसके पास कमी है, 2 टाइम की रोटी खाने का, उसको उसमें क्या घाटा होगा? 2 रोटी के तो खाने ही वाला है। उसको उसको घाटा ही नहीं होगा, वो दुखी ही नहीं है। उसको दुखी है कि 100 रुपये भी चलेगा, दुखी है कम हो गया मेरा, कम हो रहा है। ये समझ की बात है। सो अपने आप बेसिकली को हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। हम जैसा हाँ, सोचेंगे हम वैसा ही रहेंगे। कुछ कुछ लोगों के पास जितना भी हो वो दुखी ही रहेंगे, और कुछ लोगों के पास थोड़ा भी हो वो खुशी रहेंगे। मैं लिखता रहता हूँ। अभी मैंने परसों के दिन ही लिखा था कि सुख और दुख ये जो अच्छा और बुरा समझते हैं लोग, कम कम मिला ज्यादा मिला, ये सोच ही है कि किसी का मैंने अभी उदाहरण आपको बताया कि 98 वाला भी दुखी है, करोड़पति भी दुखी है, और जो रोज कमाता है रोज खाता है, वो भी सुखी है, आनंद है। मैं जैसे अपना घूमता फिरता खाता 8 घंटे काम करके आ गया, बच्चों में जाके खेलता कूदता अच्छे से रहता है, जिंदगी में हो रहा है यार। लेके क्या अरे क्या वो छोड़, अब वो करोड़पति भी जाएगा तो उसके जेब में जेब थोड़ी है जो कुछ लेके चले, जमीन जाए साथ लेके चला जाएगा, सब यही छोड़ के जाएगा। अंत समय में तो कोई भी साथ ही नहीं जाने वाला, इस शरीर तक साथ नहीं जाता, तो क्या दुख मनाने हैं? जो भगवान ने जो कुछ दिया है उसका सही से यूटिलाइज। मैं एक बात और बताता हूँ, आदमी को जो कुछ मिला है उसका 100% यूटिलाइज करो। जो कुछ मिला है उसका 100%। अपन अभी माइंड मिला है आपको, इतना उसमें कैपेसिटी है, पर हम उसका फुल यूटिलाइज नहीं करते। मगज से लेके शुरू करो, फिर आपके घर की वस्तुएं लेके शुरू, जितनी वस्तुएं से आप आपको यूज करते क्या नहीं करते, जितना उसी में से आपको काम करोगे तो वो आपको और अच्छा बना देगा, जो है आपको बहुत अच्छे से बना देगा। लेकिन आप ये सोचते रहो कि ये है कम है, और होना चाहिए, यही होना चाहिए, वही होना चाहिए, वो नहीं है मेरे पास, ये नहीं है। नहीं है तो बनाने के अपने पास है, कैपेसिटी है तो ले आओ, मंगा कर लो, जरूरत है लेके आओ। नहीं जरूरत है तो जबरदस्ती लाओगे तो और आपको एक प्रॉब्लम उसकी हो जाएगी कि कहाँ रखूं। पहले तो जगह की प्रॉब्लम है, बॉम्बे जैसी सिटी में तो रखने को जगह नहीं, ये लिए तो आया लेकिन रखूं क्या? और रखने का मिल गया तो उसको फिर उपयोग पूरा होना चाहिए। हमारे जेके पेपर मिल जो हम चलाते थे, एक पेपर के सेट चलाते थे, वो महीने में 15 दिन चलाते थे, 15 दिन मिल बंद रहती थी। और हमारे जेके वाले आने के बाद ही वो मिल 1 घंटा भी अगर बंद होती है तो उसका भी स्पेसिफिकेशन तैयार होता है कि इसके लिए बंद होती है, और इसमें अगली बार नहीं होना। 1 घंटा भी बंद होते, उसका स्पेयर लाओ, उसका जो कुछ चाहिए वो ला के रखो, और उसको 1 घंटे का अपना प्रोडक्शन बनाना है। या 15 दिन बंद और 15 दिन चालू, तो वो कैसे मिल चला है? उस आदमी को तो वैसे ही हो जाएगा। आपको मशीन भी नहीं, पूरे 24 घंटे चलाने के लिए तो चलाओ। जो कुछ मिला है उसको फुल यूटिलाइजेशन करो, तो आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस उसी में है। एकदम सही बोल रहे हो आप कि हमारे पास जो भी होता है अगर हम लोग उसी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर ले तो हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे यूज करने के ऊपर ही है ना, कि अगर हमने नहीं यूज किया तो वो तो फिर कोई काम नहीं आने वाला है जितना भी हो फिर। So guys, this was all about my
Papa, and I hope you enjoyed this interview wherein he has explained everything, how his journey has been, कैसे उन्होंने ups and downs से अपने आप को ऊपर लाया, and कैसे वो believe करते हैं कि happiness is just a state of mind, and that's how like I also believe. So thank you for staying till the end, and hope you enjoyed this Father's Day special and came to know about my papa, क्या करते थे, कैसे कैसे उन्होंने उनकी जर्नी को like हासिल किया है. So thank you guys, thank you for staying till the end. See you with some other guest at some other time. Bye for now. एनी हाउ कंप्लीट होना, जॉब शुड बी कंप्लीटेड, यानी पेंडिंग रखना नहीं, किसी काम को पेंडिंग रखना नहीं एनी हाउ, क्योंकि जब प्रॉब्लम आया तो सॉल्यूशन है, इतना हम मानते हैं कि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, इसलिए कहाँ से ढूंढना है, कैसे करना है करके देते हैं.